आज पढ़ेंगे पोएट्री के बारे में। पोएट्री टीचिंग। पोएट्री टीचिंग इज वेरी different from prose teaching and we have already learned about इसमें जो है जहाँ तक हम पोएट्री की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि पोएट्री इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। और कई लोगों ने ये भी आर्गुमेंट किया है कि why to teach poem in the classroom, क्योंकि पोयम जो है वो लिखा जाता है और इसलिए लिखा जाता है कि एक तरह का सेंसेशन फॉर ब्यूटी, इमोशन, सेंटिमेंट, ये रीडर के अंदर से बाहर निकाला जाए, मोटिवेट किया जाए, या फिर हम कहें कि एक तरह का जो एस्थेटिक सेंस होता है रीडर का, उसको डेवलप या उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना हम पोएट्री के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि पोएट्री कंटेन्स अ वेरी इंटेंसिफाइड लैंग्वेज, और इसका जो लिखने का तरीका होता है ये बिल्कुल प्रोज से अलग होता है। हम अगर देखें प्रोज में तो प्रोज है जस्ट लाइंस, सेंटेंसेस। पोएट्री के पास भी सेंटेंसेस है, लाइन्स है, बट दीज लाइन्स आर क्राफ्टेड इन वेरी डिफरेंट मैनर। जहां हम प्रोज में उसके प्रोज पे हम इतना नहीं सोचते, जब हम प्रोज डिसेक्ट करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो इतना नहीं सोचते, जितना कि हम जब पोएट्री को डिसेक्ट करते हैं, पोएट्री को एनालाइज करते हैं, तो हम उस वक्त जब हम पोएट्री के बारे में सोचते हैं। तो पोएट्री इज जस्ट कलेक्शन, आप कह सकते हैं एक तरह से जस्ट अ कलेक्शन ऑफ लाइन्स इन फाइन मैनर, जो कि आपके इमोशन को कैप्चर करता है ना। तो इमोशंस को पढ़ाना कि व्हाट यू थिंक फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्टिकुलर अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया, तो उसको क्लासरूम में पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी दो तरह के है, एक तो अगेंस्ट में है, एक फेवर में है कि पोएट्री को पढ़ना भी चाहिए, पोएट्री को नहीं भी पढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि पोएट्री अगर हम पोएट्री के जो इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर नॉट एबल टू क्रिएट सिंगल लाइन ऑफ पोएम। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ते हैं वो नहीं लिखते हैं। अगर आप पहले एक पोएट को देखें तो दे हैव नॉट बीन टॉट एनी टाइप ऑफ पोएम, पोएट्री, ड्रामा, एनीथिंग, बट उन्होंने अच्छा किया है। अब विलियम शेक्सपियर को ले लीजिए, या उस वक्त के जितने भी राइटर्स थे, नॉवलिस्ट थे, या उसके बाद के, उन लोगों ने ऐसा, दे हैव नॉट डन एनी क्लासेस, बट वो नॉवलिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं, और एवरीथिंग, एवरी टाइटल दे हैव। तो लेकिन आज के वक्त में क्या है कि हर एक चीज जो है बिल्कुल उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टीचिंग के हैसियत से देखा जाता है। तो जब हम पोएट्री टीचिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में मेरा ये फिनिश हो सके। एक में तो जो पोएम लिखा जाता है उसके अंदर जो इनहेरेंट उसका जो फीचर्स होता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है हम एक लेसन प्लान करेंगे पोएट्री पे अपने उसको डिलीवर करने के लिए। तो बिफोर यू बिगिन टीचिंग अ पोएम, आपको पोएम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि पोएम एक्चुअल होता क्या है, और उसके अंदर में कौन कौन से फीचर है दैट मेक्स अ पीस ऑफ राइटिंग अ पोएम। तो पोएम और प्रोज में मेजर फर्क यही है कि प्रोज जो है वो ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, कोई उसका कोई फॉर्म नहीं होता, फिगर स्पीचेस उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता।
लेकिन वही पोएट्री एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, एक उसका फॉर्म होता है, एक पोएटिक डिक्शन होता है, फिगरेटिव स्पीच जिसको हम कहते हैं, एक अलग टाइप जो लैंग्वेज है वो वहां पे होता है जिसको हम देखते हैं। और पुरानी जो लैंग्वेजेस है वो भी यहाँ पे पोएट्री में इस्तेमाल किया जाता है। तो पोएट्री जो है हम कह सकते हैं कि पोएट्री का कोई लेंथ के बारे में अगर आप बात करें कि कितनी लंबी हो सकती है, तो पोएट्री 3 लाइन की भी हो सकती है जिसको हम लोग हाइकू बोलते हैं, या 5 लाइन की भी हो सकता है जिसको हम लैम्ब्रिक बोलते हैं। तो और उससे बड़ा भी होता है, जैसे हमने पैराडाइज लॉस्ट, जिन लोगों ने सुना होगा पैराडाइज लॉस्ट का जॉन मिल्टन का, वो समझ सकते हैं कि ये जो पोएम है, एपिक पोएम है ये, वो कितनी लंबी है। ये कई 1000 लाइन इसके अंदर में है। और फिर पैराडाइज रीगेन, उसका जो सेकंड वर्जन है वो है। तो पोएम जो है वो 3 से 5 लाइन से स्टार्ट होकर 1000 लाइन तक का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पोएट किस पे लिखना चाहता है। और हर कोई जो है इसको लिखता है पोएम, मतलब कि चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो। बेसिकली हम यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और आप में से ज्यादातर लोग जो होंगे वो इंग्लिश ग्रेजुएट होंगे या मास्टर होंगे। तो आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा पोएम लिखने का। तो जब आप पोएम लिखने के लिए बैठते हैं तो यू थिंक डिफरेंटली, मतलब कि वैसा आप नहीं सोच, जैसा कि आप कोई ऐसे लिखने के लिए या कोई सिंपल स्टोरी लिखने के लिए बैठते हैं या कोई पैराग्राफ लिखने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब हम पोएम लिखने के लिए बैठते हैं तो फिर हमारा जो मूड होता है वो डिफरेंट होता है। तो क्या आप लोग भी पोएट, इसमें से कितने लोग हैं जो कि पोएम लिखना पसंद करते हैं? कोई है इसमें इसमें कोई है जो पोएम लिखता हो? नो सर। नो। ओके। तो यहाँ पे जो ऑनर्स हैं, जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है, या कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है वही पोएम लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। लेकिन ये है कि जब आप थोड़ा सा अगर आप उसको पढ़ेंगे उसके बारे में तो आपको समझ में जो है वो आने लगेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पोएम है, थोड़ा सा हम पोएम की तरफ जाते हैं कि जो पोएम जो उसका टाइप्स होते हैं उसको हम थोड़ा देखते हैं। उसके बाद उसके जो फीचर्स हैं वो देखेंगे। फिर जो लैंग्वेज जो होता है वो देखेंगे, क्योंकि ये सब चीज आपको जानना जरूरी होगा, तभी आप पोएट्री को पढ़ा पाएंगे। क्योंकि पोएट्री टीचिंग ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पैराफ्रेज करना है या ट्रांसलेशन बता देना है। तो कभी भी जब हम पोएम टीच करने के लिए बैठे तो उसका हम पैराफ्रेजिंग ना करें, ट्रांसलेशन ना करें, बल्कि जो उसका इनहेरेंट फीचर्स है उसको जो है हम बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप जो आपने जब पोएम देखा होगा, तो पोएम जो है कई लाइन में होता है। जैसे प्रोज एक कंपैक्ट पैटर्न होता है प्रोज का। पोएट्री का ऐसा नहीं होता। पोएट्री लाइन में लिखी जाती है, लाइंस के अंदर में। तो वो 40 लाइन का भी हो सकता है, और 12 लाइन का हो सकता है, या मोर देन 40 लाइन्स भी हो सकता है। और फिर पोएट्री में जब कुछ लाइन एक साथ आते हैं जिसको हम लोग स्टैंजा बोलते हैं। तो लाइन्स होता है, लाइन्स मिलकर स्टैंजा बनाता है, और कई स्टैंजा मिलकर जो है एक पोएट्री फॉर्म करता है। तो ये कई टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक सोनेट होता है। सोनेट जो है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिख रहा है आपको? यस सर। देखिए, ये एक तरह का सोनेट है। और जो सोनेट होता है वो 14 लाइन्स का होता है। और एक उसका एक समझिए कि एक मेट्रिकल कंपोजिशन है जो कि 40 लाइन्स का होता है ये। और उसका अपना एक पैटर्न होता है। अगर हम सोनेट की बात करते हैं तो वो जो है, जो शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखा है वो उसमें आपको 3 स्टेंजा होता है और एक कपलेट होता है। स्टेंजा मतलब कि यहाँ पर अगर 12 लाइन है, हम कहें कि 14 लाइन्स है यहाँ पर, तो 4 4 का 3 स्टेंजा होता है। और आखिर का 2 जो स्टेंजा होता है वो
कपलेट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 40 लाइन्स का है। ये जो आखिर का दो है आपका ये वाला, so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee। ये सी और दी, ये जो है सोनेट का जो आखिरी कपलेट होता है वो सेम राइमिंग स्कीम पे होता है और सेम मेट्रिकल कंपोजिशन होता है। देख लीजिए इसका जो लेंथ है वो बराबर है। लेकिन बाकी जो होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे, thou art more lovely and more temperate, rough winds do shake the darling birds of May, and summer's leaves hath all टू शॉर्ट अ डेट। तो यहाँ देखिए ये डे, मे, टेम्परेट, डेट, तो इसका अपना एक पैटर्न होता है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए बी सी डी ई एफ और जी जी। तो ये अभी आगे हम बताएंगे कैसे हम जो राइमिंग स्कीम डिसाइड करते हैं, ये आपको पहले बताएंगे। लेकिन ये सोनेट जो है 14 लाइन की होती है और ये या तो 4 करके 3 स्ट्रेंजा का होगा और एक कपलेट का हो सकता है, या फिर 8 करके 2 स्ट्रेंजा का हो सकता है, जिसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। तो ये एक सोनेट है। उसके अलावा ओड जो है वो भी पोएट्री होता है। और ये जो ओड होता है उसमें हम वी प्रेज सम इंडिविजुअल या किसी आइडिया को या किसी इवेंट को हम प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और ये भी जो है एक मॉडरेट लाइन का होता है, छोटा नहीं होता, मीडियम साइज का होता है ये। जैसे कि एक जो विलियम वर्ड्सवर्थ का नॉट ऑट टू एन नाइटिंगेल, तो यहाँ जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फीलिंग्स हैं नाइटिंगेल को लेके यहाँ पे उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उसी तरीके से जो है ऑड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का था है। और वो जो मैं आपको बताया था ऑड टू नाइटिंगेल, ये जॉन किट्स का है। तो ये और जो है अपने इमोशन को या किसी इवेंट को या किसी लाइफ को हम अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं, तो हम ऑड कहते हैं। तो एक ये, और उसी तरह से एक इलेजी होता है। इलेजी जब हम मौन करते हैं, हम सॉरो एक्सप्रेस करते हैं किसी के डेथ पे या किसी के लॉस पे, तो हम उसको वो हम एलेजी कहते हैं। तो वो भी होता है। जैसे कि टॉमस ग्रे है, इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। जो चर्च यार्ड है या जो ग्रेव यार्ड है उसमें जो डेड है, जो डेड हो चुके हैं, उस पे जो थॉमस ग्रे ने जो एक्सप्रेस किया है, जो सॉरो एक्सप्रेस किया है, वहां पे वो है। तो इस तरह से हम जो है, जैसे कि मातम जब मनाते हैं तो किस तरह से वहां पर नहा जो पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे इलेजी वही है। उसी तरह से कपलेट होता है। कपलेट जो है 2 लाइन का होता है और ये दोनों लाइन जो है मैच करते हैं। जैसे कि इसी पोएम का सबसे आखिरी वाली जो 2 लाइन है, ये आपका कपलेट है। तो कपलेट में जो है वो सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं और पूरा मीनिंग होता है एक उसका। जैसे कि आप रुबाई पढ़े होंगे, वो 4 लाइन की होती है और 4 लाइन में जो है वो अपना अपना एक मीनिंग होता है। उसी तरह से जो हमारा नज्म होता है वो भी 2-2 लाइन करके होता है। तो हर 2 लाइन में जो है उसका मीनिंग वो कंप्लीट होता है मीनिंग के एतबार से। तो बिल्कुल कपलेट वैसे होता है, 2 लाइन का होता है, मीनिंग और उसका जो फॉर्म होता है वो एक जैसा बराबर होता है। उस तरह से मैंने आपको बताया कि एक होता है लिमरिक, जो कि 5 लाइन की पोएम होती है। और उसमें ऐसा होता है कि 5 लाइन की पोएम होती है और उसका जो राइमिंग स्कीम होता है वो आपका ए बी बी ए होता है। ये 5 लाइन्स है और इसका अगर राइमिंग पैटर्न देखिएगा, देयर वाज एन ओल्ड मैन हु सपोज्ड that the street door was partially closed, but some very large rats ate his coats and his hats, while that futile old gentleman dozed। तो ये देखिए 5 लाइन्स की है और ये देखिए इसका पैटर्न, राइमिंग पैटर्न ये है, सपोज्ड, क्लोज्ड, रैट्स, हैट्स एंड डोज्ड। तो ये जो राइमिंग पैटर्न जो फॉलो कर रहा है, इसको अगर हम ए देते हैं तो ए बी और ए। तो ये जो है आपका
लिमरिक है, तो ये 5 लाइन का होता है। उसी तरह से एक हाइकू होता है जो कि 3 लाइन का होता है, वो जापानीज स्टाइल है ये। जो हाइकू होता है उसमें 3 लाइन होता है, और वो उसका कोई रिदमिक पैटर्न नहीं होता है। लेकिन अगर ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी जाती है तो वो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो ट्रांसलेशन है जापानीज का। तो वो 3 लाइन का होता है, और उसमें एक सिंगल थॉट जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये जो है आपका टाइप होता है।